नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम सितंबर मंथ के और साथ साथ सितंबर मंथ का जो पहला वीक है और साथ साथ जो अगस्त के करंट अफेयर लास्ट वीक के रह गए थे उनको यहां पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अच्छी और साथ साथ इन्फॉर्मेटिव लगे। आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर के इन टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जैसे कि स्टेट न्यूज़ जो बनी है उनको कवर करूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर जो भी हमारा अवार्ड से रिलेटेड बना है या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट करंट अफेयर की। जो भी स्टेट से न्यूज़ बनी है उनकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी यहाँ पर कवर करते हुए चलने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बना है राजस्थान से। राजस्थान की गवर्नमेंट महिला निधि, जो कि वुमेन को एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाने का एक कदम इन्होंने रखा है। आपको बता दूं, महिला निधि नाम का ही एक जो कैंपेन कह लीजिए या फिर एक स्कीम कह लीजिए, महिलाओं के लिए ऑलरेडी तेलंगाना के द्वारा चलाई जा चुकी थी। तेलंगाना में ये किया जा रहा था कि अगर कोई भी महिला उद्यम शुरू करना चाहती है, कोई भी मतलब उद्योग शुरू करना चाहती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो उनको सरकार के माध्यम से बिजनेस लोन उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। बिजनेस के लिए उनको क्रेडिट, मतलब उनको उनके नाम पर कुछ पैसा दिया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो याद रखिएगा, ये अकेली सिर्फ राजस्थान में नहीं चल रही, ये और एक स्टेट में चल रही है जो कि है तेलंगाना के नाम से फेमस। मतलब भारत के टोटल 28 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स में महिला निधि योजना चल रही है, जिसमें महिलाओं को उद्यम की तरफ आगे बढ़ाने पर पहला कदम रखा है सरकार ने। और अगर आपके पास कोई मतलब स्कीम है या कोई नॉलेज है, कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो कैपिटल इसकी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र और अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन भी राजस्थान से है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा अनाउंस ये किया गया कि हमारे यहाँ पर रूरल ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। इसका पूरा नाम है राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम, जो कि जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन मतलब अभी करंट अफेयर का चल रहा है, लेकिन जो पहले ऑर्गेनाइज कराए जा चुके थे उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया रेलवे में, रेलवे के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर, कि रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो आंसर था राजस्थान। जिन्होंने राजस्थान लगाया होगा वो सही होगा। सोच लीजिए, अभी ये ऑर्गेनाइज कराया गया, अनाउंस किया गया ऑर्गेनाइज कराने के लिए कि जोधपुर में हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, और इसका नाम है राजीव गांधी रूरल ओलंपिक। ऐसा ही एक ओलंपिक नॉर्थ ईस्ट में भी ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पर सेकंड संस्करण ऑर्गेनाइज कराया जाएगा शिलोंग मेघालय में। याद रखिएगा, पहला संस्करण 2018 में कराया गया था मणिपुर में। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यहाँ पर रूरल ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है, जिसमें गांव के जो खिलाड़ी हैं 44,000 विलेज के जो पार्टिसिपेंट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग गेम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना से। तेलंगाना में इन्फ्लेशन चार्ट बहुत हाई है, बाकी सारे स्टेट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बोलेंगे कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बात की जाए, सिक्किम को इंक्लूड करके, तो सिक्किम स्टेट ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दमन दादर नगर हवेली, दमन दुई एंड दादर नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा बाकी यूनियन टेरिटरीज
टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो याद रखिएगा, सभी स्टेट में अगर कंपेयर करके हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई है तेलंगाना में। कितनी है? 8.32% यहाँ पर महंगाई है। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है, इनको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वैसे महंगाई भारत देश में इस समय पर चरम पर है और अब इससे कम नहीं होने वाली, बढ़ती ही जाएगी, तो इसके लिए आप तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ये एग्री किया गया है कि भाई हम दोनों स्टेट्स ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब चेंज कर दिया जाए। किनके नाम पर रखा जाए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंह जी के नाम पर इसको रखने की अनाउंसमेंट की गई है। किनके द्वारा? तो पंजाब से तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह जी के द्वारा, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर या तो आप कह लीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन? दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम दोनों स्टेट्स एग्री हैं। आपको पता है दोनों स्टेट का एग्री होने का रीज़न ये इसलिए है कि एक स्टेट क्यों नहीं कर देता? क्योंकि चंडीगढ़ कहीं ना कहीं दोनों स्टेट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, प्लस ये दोनों की कैपिटल है। तो दोनों स्टेट ने मिलकर यहाँ पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कि मोहाली में उपस्थित है, उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करने की अनाउंसमेंट कर दी है। याद रखेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, असम के चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं अपने हिंदुत्व के छवि की वजह से। अच्छी बात है, तो चर्चाओं में तो रह रहे हैं। कोई तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर हैं जो ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, और ये चर्चाओं में रहते हैं अपने मतलब अलग अलग जो कमेंट कर देते हैं, जो भाषण दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं, उसकी वजह से। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेमंता बिश्वा शर्मा। आप इनको यहाँ देख सकते हैं, ये असम के हैं चीफ मिनिस्टर। इन्होंने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील को लॉन्च किया है। मतलब एक बस है या फिर एक ऐसी मतलब गाड़ियां हैं जिनमें स्कूल चलाया जाएगा। इसमें उन बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा जिनकी कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई को इन्होंने रोक दिया है। इसीलिए इन्होंने इस विद्या रथ को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनको स्कूल के माध्यम, मतलब इस बस या फिर ये जो व्हील है उसके माध्यम से, ये जो रथ है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा 1 साल तक, और अगले सेशन तक इनको पढ़ाकर उस काबिल बनाया जाएगा कि दोबारा से स्कूल को ज्वाइन कर सके। मतलब काबिल तो अभी भी है, लेकिन बीच सेशन में अगर किसी स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होगी, और उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, तभी उन्होंने स्कूल छोड़ा भी है। तो याद रखिएगा, विद्या रथ नाम का एक स्कूल ऑन व्हील जो प्रोजेक्ट है वो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर असम की कैपिटल, बहुत सारे लोग गुवाहाटी पर टिक लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग, मतलब बहुत सारे तो बहुत टिपिकल है, लेकिन असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की बात करें तो हाई कोर्ट इनका गुवाहाटी में अवेलेबल है, और हाई कोर्ट जो गुवाहाटी में अवेलेबल है वो ऑलरेडी 3 राज्यों के केसेस को हैंडल करता है अपनी बेंच बनाकर। ठीक है, तो असम की कैपिटल दिसपुर है, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आगे बात करें, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब उनको किसी टॉपिक में नहीं डाला जा सकता। वो फर्स्ट है, कुछ पहला कुछ हुआ कुछ भारत देश में, दुनिया में, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर लग रही है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए
अब पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इनका विजन कहीं ना कहीं अब देश की तरफ बढ़ चुका है। देश की तरफ का मतलब ऑलरेडी ये दिल्ली पर काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के पद पर, और साथ साथ पंजाब में भी इन्होंने कहीं ना कहीं अकेले एक बड़ी पार्टी बनके उभरी और वहां पर इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब गुजरात की तरफ ये मूव कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इनका विजन बहुत ऊंचा है, मतलब प्रधानमंत्री की पोस्ट का है। हो सकता है बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च की है, वर्चुअल स्कीम। पूछा जा सकता है व्हील, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक रथ की मतलब एजुकेट, ये वाली स्कीम, कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सी, विद्या रथ, तो असम ने लॉन्च की है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्चुअल स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये कंट्री का पहला है, तो वर्चुअल स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिल्ली की सरकार, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और कंट्री का ये पहला है। ठीक है, विद्यारथ, और विद्यारथ से विद्या गुरु भी आपको याद आ रहा होगा, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विद्या रथ तो असम ने, और यहाँ पर वर्चुअल स्कूल यहाँ पर किसके द्वारा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कोविड-19 के समय पर बहुत ज़्यादा वर्चुअली क्लासेस को ऑर्गेनाइज कराया जाने लग गया। इसमें वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जो 8th क्लास एटलीस्ट पास कर चुके हों, और यहाँ पर 9th 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे एनरोल करके अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। अभी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स की चले, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की चलेगी, और साथ साथ जो नीट IIT की तैयारी करते हैं उनको भी यहाँ पर जो वर्चुअल स्कूल होगा यहाँ पर मदद मिल पाएगी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से वर्चुअल क्लास को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। उसी को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने जो दिल्ली में सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल स्कूल को डेवलप किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल ने ये अनाउंस किया है, ये ओपन करने के अनाउंस कर दिया है कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, और ये दुनिया का लार्जेस्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी, और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन आजकल थोड़ी शांत है। याद रखिएगा, जो ममता बनर्जी, मतलब वेस्ट बंगाल में एक अनाउंसमेंट हुई है, ये कहा गया है कि हम दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट को ओपन करने वाले हैं, जो कि किनके देखरेख में इसको ओपन किया जाएगा, तो आंसर यहां पर होगा इस्कॉन के देखरेख में इसको ओपन किया जाएगा। इंटरनेशनल सोशल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के देखरेख में इसको ओपन करेंगे। दुनिया का लार्जेस्ट डॉम है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 17 साल का एक लड़का है जिसका नाम है मैक रदरफोर्ड। इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि इन्होंने सोलो, अकेले फ्लाइट पूरी दुनिया में उड़ाई है। अब ये 17 साल के बहुत छोटे हैं और साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और मैक रदरफोर्ड इनका नाम है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करके इन्होंने अकेले ये ट्रैवलिंग की है, इसीलिए एक रिकॉर्ड बन गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। अब नाम इतनी बड़ी जगह दर्ज हुआ है तो आपके एग्जाम में भी इनका नाम दर्ज हो सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा, इनका नाम है मैक रदरफोर्ड। अगर आपको याद हो तो ये वही पर्सन, ये इनको नहीं कह रहा, रदरफोर्ड केमिस्ट्री में ये वही पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एटम के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एटम का इन्होंने क्या खोजा था, आप कहेंगे इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। वही पर्सन से आप इनको लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट, जिसमें भारत ने नॉमिनेट किया है गरबा को। आपको पता है गरबा गुजरात का एक डांस है, जो कि ये भारत के द्वारा ये नॉमिनेट किया गया है कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में इसको शामिल करें। और आपको बता दूं, जो यूनेस्को है वो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट कब से बना रहा है, तो 2008 से बना रहा है, और भारत की जो लास्ट ईयर दुर्गा पूजा को इसने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। टोटल अभी तक भारत की 14
कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दूं कौन है 14, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 7 और ये 7। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा यहाँ पर शामिल हुई थी, याद रखिएगा, और पहली बुद्धिस्ट चैंटिंग यहाँ पर शामिल हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो इम्पॉर्टेंट आप छऊ डांस को भी कह सकते हैं। और यहाँ पर कुंभ मेला जो कि आपको याद रखना चाहिए, कालबेलिया राजस्थान का, और रामलीला, रमन, और भी वैदिक चैंटिंग, योगा, दुर्गा पूजा, ये आपको याद रखने हैं। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। तो टोटल 14 है, याद रखिएगा। ये सारे मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दी है, एक बार आप देख लीजिएगा। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुपर वासुकी ये एक ट्रेन है, और ये इतनी बड़ी ट्रेन है कि 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है, और भारत की सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन का रिकॉर्ड इसके नाम पर दर्ज हुआ है। अब इसको चलाया गया है, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे ने लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन को चलाया जिसका नाम सुपर वासुकी है। इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया गया, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया, इसको ऑपरेट किया गया। आपको बता दूं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कहां पर है, बिलासपुर में है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले रिकॉर्ड किसका था, तो त्रिशूल का था जो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग थी। उससे पहले शेषनाग थी जो कि 2.5 किलोमीटर लॉन्ग थी। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अब रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। भारत में साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 28% की। 2019 से लेकर 2021 में जो केसेस इंक्लूड हुए उन सभी को यहाँ पर काउंट करके इंक्लूड किया गया है। अगर बात की जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया कह रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं सारे स्टेट्स के कंपेयर में, साइबर क्राइम, तो सबसे ज़्यादा वुमेन्स के अगेंस्ट की बात की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हुए हैं। याद रखिएगा 61% जो टोटल क्राइम्स हैं वो कर्नाटका के हैं। महिलाओं के ऊपर साइबर क्राइम इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए ओवरऑल की, कि साइबर क्राइम भी इंक्लूड कर दीजिए और साथ साथ दूसरे क्राइम भी इंक्लूड कर दीजिए जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं, तो आपको बता दूं ये सबसे ज़्यादा होते हैं तेलंगाना में, जो कि तेलंगाना इसमें हाईएस्ट है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि तेलंगाना कहीं ना कहीं ठीक ठाक पोजीशन पर है बाकी सारे स्टेट्स के कंपेयर में, लेकिन तेलंगाना यहाँ टॉप कर रहा है महिलाओं के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसमें। याद रखिएगा साइबर क्राइम में कर्नाटका टॉप पर है, और ओवरऑल सारे क्राइम में अगर महिलाओं के अगेंस्ट देखा जाए तो उसमें तेलंगाना टॉप पर है। दूसरी पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा किसमें, ओवरऑल क्राइम्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट कुछ वीडियोस पहले, 1-2 वीडियोस पहले आपको बताया था कि दुनिया में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पर हमारे भारत के गौतम अडानी जी आ गए हैं, जो कि अडानी कंपनी को चलाते हैं। अब यहां पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुई जिन्होंने ये कहा है कि दुनिया में 3rd पोजीशन पर पैसों में आ गए हैं कौन, गौतम अडानी। इनसे आगे इलॉन मस्क और जेफ बेजोस हैं। टॉप पोजीशन पर एशिया में यही पर्सन है। याद रखिएगा बहुत पैसा है इनके पास। तो ध्यान रखना है, इस समय अंबानी की अगर इसमें रैंक पूछी जाए आपसे तो 11th रैंक पर अंबानी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर भारत के गौतम अडानी पहुंच चुके हैं 3rd पोजीशन पर। दुनिया में 3rd पोजीशन है इनकी बहुत सारे पैसों में। ठीक है, याद रखिए। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी रैंक कितनी थी, 4th रैंक थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक टेक हब में चाइना की कैपिटल बीजिंग टॉप पोजीशन पर है, लेकिन अगर आपसे भारत के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु यहां पर
पहले पोजीशन पर है ओवरऑल भारत में। और अगर एशिया पैसिफिक में बात करें तो इसमें भारत के बेंगलुरु की सेकंड पोजीशन है। और टॉप 10 रैंकिंग में अगर हम देखें तो भारत की इसमें 3 सिटीज़ आती हैं, एक तो बेंगलुरु है, दूसरी मुंबई और तीसरी पुणे है। याद रखिएगा टॉप 10 सिटीज़ में इतनी भारत की 3 सिटीज़ हैं जो कि एशिया पैसिफिक इन टेक हब में रैंकिंग जारी हुई, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं। आगे बात करें, अब यहां पर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 67th फिल्म फेयर अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अनाउंस पहले ही हो चुका था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जब किया गया उसमें किनको किनको कौन कौन से अवार्ड मिले उसकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको याद रखिएगा 67th फिल्म फेयर अवार्ड है जिसको रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर जो अवार्ड्स मिले हैं उनकी चर्चा कर लें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को, धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत ये फिल्म डेवलप हुई। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विष्णु वर्धन को मिला है, शेरशाह को इन्होंने डेवलप किया है, मतलब बनाया है। बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह, 83 के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन है मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तमहानकर मिमी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और कुछ स्पेशल अवार्ड्स हैं और साथ साथ जो क्रिटिक्स अवार्ड हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, पूछा जाता है। तो क्रिटिक्स अवार्ड में अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुजीत सरकार को। किनको? सुजीत सरकार को सरदार उधम के लिए। लेकिन बेस्ट एक्टर अगर क्रिटिक्स की बात करें तो विकी कौशल सरदार उधम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन शेरनी के लिए, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लेकिन स्पेशल अवार्ड में बात करें तो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई जी को मिला है। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला अवार्ड में रिलेटेड क्वेश्चन है कि मिस डीवा यूनिवर्स 2022 कर्नाटका की दिविता राय जी के द्वारा जीत लिया गया। याद रखिएगा मिस डीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है भारत की? तो दिविता राय हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनको जो ये क्राउन है इनका, ये लास्ट टाइम की विनर हरनाज संधू जी के द्वारा पहनाया गया, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 में जीत चुकी हैं। तो याद रखिएगा 3rd नंबर की हैं हरनाज संधू, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के लिए जीतकर लाई हैं। दिविता राय जी अब कर्नाटका की रहने वाली हैं और इनको मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता, जिसको हरनाज संधू जी के द्वारा इनको पहनाया गया। प्रगन्या अयागरी जो कि मिस डीवा सुपर नेशन 2022 का खिताब जीती हैं। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, लेकिन इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, प्रज्ञा, जो कि यहाँ पर प्रज्ञा अयागरी है। यहाँ पर बात करें तो फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्कल, जिनको यूनेस्को के द्वारा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसको दिया गया? तो एंजेला मर्कल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूजीज के लिए काफ़ी अपने समय पर काम किया था, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यूरो इनकी करेंसी है, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टेयर स्टेमेयर है और ओलफ स्कॉट्ज इस समय पर चांसलर के पद पर काम कर रहे हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। मेंबर इसके 193 कंट्री हैं और हेड है ऑन्द्रे अजोले। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लिबर्टी मेडल 2022 यूनेस्को के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला है। अपने देश के साथ संकट के समय पर भी खड़े रहने और साथ साथ देश का हर पल हर सिचुएशन में साथ देने की वजह से जो इनकी आत्मशक्ति है, जो इनके डेडिकेशन है, उसको देखते हुए इस अवार्ड को मिला है। तो इनके अंदर जो हीरोइक पर्सनैलिटी को इस अवार्ड को दिया गया, क्योंकि याद रखिएगा इन्होंने अपने देश का साथ इतने बुरे समय पर भी नहीं छोड़ा। लिबर्टी मेडल, बहुत सारे प्रेसिडेंट होते हैं जो ऐसी कंडीशन में अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं
और बहुत सारे देशों ने इनको ऑफर भी किया था कि आप हमारे देश आ जाइए और यहाँ से आप अपना काम कीजिए, लेकिन ये अपने देश को छोड़कर नहीं गए। अपने में बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मैं फ़ैन वगैरह नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूँ एक ऐसे ह्यूमैनिटी के पर्पस से। तो अगला है बांग्लादेशी फ़ाहिमीदा अज़ीम। ये बांग्लादेश के लिए नहीं कर रही थी पत्रकारिता, ये यूएसए में रहती हैं, वहाँ के लिए पत्रकारिता करती हैं। यूएस में ये पत्रकारिता इनसाइडर ऑनलाइन मैगज़ीन के लिए करती हैं। इनके लिए इनको प्लिज़र प्राइज़ 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है। बांग्लादेश से ये बिलोंग करती हैं, याद रखेगा, फ़हमीदा अज़ीम इनका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन, सारेक्स 2022 जो कि 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया कहाँ पर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। किनके द्वारा, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस समय पर हेड कौन है, तो वीएस पथानिया जी इसके हेड हैं। और आपको बता दूं इनका नाम पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली में जो रेलवेज के एग्जाम चल रहे हैं वहां पर। तो याद रखिएगा, सारेक्स 2022 को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नेवी का नया झंडा, नेवी का नया एनसाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, नेवी का नया झंडे का पूरा इतिहास है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन अलग अलग समय पर होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 76 नंबर का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, जब उन्होंने स्पीच दी थी, वहाँ पर ये कहा था कि भाई हम ऐसा करते हैं। सेकंड नंबर पर पॉइंट दिया था, 5 प्रण उन्होंने दिए। उन 5 प्रण में से ये भी प्रण था कि हम ऐसा करते हैं कि हम किसी ना किसी की कॉलोनी रहे थे एक समय पर। हम देखो हमारे पास कौन कौन आया, पुर्तगाल आए, बाद में ब्रिटेन आए, फ्रांस आए, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आए थे, लेकिन हम ब्रिटेन की कॉलोनीज़ कहलाए जाते हैं। हमें उसको भुलाना है। उसको भुलाने के लिए जितने भी हमारे पास साइंस है उनको हम चेंज कर देंगे, जिससे कि हमें उनकी याद ही ना आए। तो याद रखिएगा, नेवी के झंडे में एक साइन है। मैं आपको अपनी फ़ोटो थोड़ी सी साइड करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो साइन है, ये जो प्लस का साइन है, रेड प्लस का साइन, इसमें आप देख सकते हैं ये दिलाता है हमको जॉर्ज की याद, जो कि ब्रिटेन के समय से चला आ रहा था। तो याद रखिएगा, सेंट जॉर्ज की जो याद हमको दिला रहा है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब ये किया है कि इसको हटाकर यहाँ पर एक अशोक स्तंभ और साथ साथ एक तीर जैसा और हेक्सागोनल में उस पूरे बॉक्स को बंद कर दिया है। तो एक नया झंडा रिलीज हुआ है। याद रखिएगा, किसका, नेवी का। और भारत की नेवी को इस समय पर लीड कौन कर रहे हैं, मतलब एडमिरल कौन है इस समय पर, तो इस समय पर हमारे नेवी के हेड हैं आर हरि कुमार, जो कि 25 नंबर के हैं, याद रखिएगा। और अब नेवी का झंडा चेंज हो जाएगा 2 सितंबर को, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चेंज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी झंडे के साथ साथ आईएनएस विक्रांत को भी लॉन्च करने वाले हैं। आईएनएस विक्रांत क्या है, तो आपको बता दूं, ये एक प्रकार का हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। याद रखिएगा, इंडिजीनियसली बिल्ड है, मतलब भारत की कंपनियों ने ही इसको डेवलप किया है। अगर आपको बताऊं इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया और वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 1972 में डेवलप किया गया था और 50 सालों के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। तो याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विक्रांत, आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया, जो भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसका जो काम है अब कल से शुरू हो नहीं जाएगा, मतलब 2 सितंबर से शुरू हो नहीं जाएगा, इसको 2023 मई में काम स्टार्ट होगा, लेकिन इसको पानी में अब उतार दिया जाएगा। इतनी इसकी लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाने वाली है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार नाम की एक एक्सरसाइज होती है, जिसको भारत और यूएसए मिलकर करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, 13th एडिशन है, मतलब 13वें नंबर की ये जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट पोखरन
राजस्थान में इसको इसको टेस्ट किया गया। याद रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसको डेवलप किया गया। हेड इसके कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिसेंटली में बने हैं, रेड्डी साहब जी की उन्होंने जगह ली है। कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आईएनएस करना में, कहां पर, आईएनएस करना में इंडोर शूटिंग रेंज को डेवलप किया गया और ये ऐसा डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो याद रखिएगा, हमारे वाइस एडमिरल हैं विश्वजीत दासगुप्ता जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया आईएनएस करना में। तो भारत की पहली इंडोर शूटिंग रेंज आईएनएस करना में डेवलप हुई और एडमिरल जो वाइस एडमिरल हैं विश्वजीत दासगुप्ता जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ताशकंद में डिफेंस मिनिस्टर्स, एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर बैठे, वहां पर इन्होंने मीटिंग की। भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पार्टिसिपेट करने गए थे। ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, याद रखिएगा। और एससीओ की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और टोटल इसमें 9 मेंबर है। लास्ट वाला मेंबर कौन जुड़ा है तो आपको बता दूं, ईरान के द्वारा यहां पर इसको ज्वाइन, मतलब सारे कंट्रीज ने मिलकर ईरान को यहां पर ज्वाइन करवाया है। तो टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं अब एससीओ के। याद रखिएगा, भारत भी इसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। आगे बात करें, अब यहाँ पर आपके लिए पूरी वीडियो मैंने समाप्त कर दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वालिटी क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर 101% पूछे जाएंगे, तो आप इनको सही से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।